नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे यूरोपियन पार्लियामेंट के जो अभी इलेक्शन हुए हैं, जिसके अंदर के फार राइट पॉलिटिकल पार्टीज ने काफ़ी मेजर गेन्स की, काफ़ी तादाद में उनकी सीट बढ़ती हुई नज़र आती है। हालाँकि अभी वो माइनॉरिटी में है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, वहाँ पे 720 सीट में से 450 सीट अभी भी सेंट्रिस्ट पार्टीज के पास है। लेकिन सेंट्रिस्ट पार्टीज जो है, उनके ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर इनका बना हुआ है। एक बहुत बड़ा सेक्शन यूथ का जो है फार राइट पार्टीज को ज्वाइन करता हुआ नजर आता है। इटली में ज्यादातर सीटें ये जीते हैं। इटली में मेलोनी जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय, उनकी पार्टी जो है वो काफी आगे बढ़ती हुई नजर आती है। और इसी तरह फ्रांस के अंदर जो लुपेन है, उनकी जो है नेशनल रैली पार्टी जो है वो काफी आगे नजर आती है। ये दोनों जो है बड़े लीडर की शक्ल में इमर्ज कर रहे हैं यूरोपियन पॉलिटिक्स में, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर। ये इसके पर काफी लिखा गया है, इसलिए कि हम ये भी देखते हैं कि जो वहाँ पे सेंट्रिस्ट पार्टी है, वो भी राइट विंग एजेंडा धीरे धीरे अडॉप्ट कर रही हैं। उसका कारण यह कहा जाता है कि इन फार राइट पार्टीज जो हैं, इनका प्रेशर बहुत है। कई एक फैक्टर्स हैं वहां के ऊपर, उसमें देखना यह है कि क्या है। एक तो जो है सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के ऊपर जो 27 कंट्रीज हैं इसके अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर, और तकरीबन 450 मिलियन पॉपुलेशन है यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं। 27 देशों की इसमें पॉपुलेशन जो आती है, इसमें से लगभग 10-11 गवर्नमेंट ऐसी हैं जो कि फार राइट होती है। जर्मनी में ये बहुत पावरफुल मूवमेंट है। फिर उसके अलावा हमने देखा स्वीडन और डेनमार्क वगैरह, इन छोटे छोटे मुल्कों में, स्विट्जरलैंड में, ये सब लगातार गेन करते जाए। पोलैंड में बहुत शक्तिशाली हैं ये लोग, और धीरे धीरे इनका सवाल इस बात का है ये कि इस फाशिस्ट हैं इसमें, अधिकतर जो उनकी सोच, उनकी विचार है। इटालियन जो है, खास तौर से उनके बारे में कहा जाता है कि मसूलिनी के बाद ये दूसरी जो है वहाँ पे बाहर ये पॉलिटिकल पार्टीज इतनी पोजीशन में हुई है। ये 2022 में वहाँ पे पावर में आई थी। और ये है कि इनकी पार्टी का नाम है ब्रदर्स ऑफ इटली, जो काफी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी बन चुकी है इटली के अंदर। ये बार बार इस तरह की पॉलिटिक्स जो इस वक्त हो रही है, वो क्यों हो रही है, उसके क्या रीजन है? पहली बात तो ये कि यूरोप का जो एक सेक्शन है पॉलिटिकल एलीट, खासतौर से कॉन्टिनेंटल यूरोप हो या ब्रिटेन हो, इसमें काफी हद तक व्हाइट सुप्रीमेसी में उनका विश्वास रहता है। और यही नहीं, बल्कि वो चाहते कि यूरोपियन सुप्रीमेसी, कॉन्टिनेंटल यूरोप की सुप्रीमेसी बरकरार रहनी चाहिए पूरी दुनिया के ऊपर। और उनका जो वो है अलायंस, वो अमेरिका से मोर और लेस इसी तरह हमको अमेरिका की भी फिगर नजर आती है। इसी के अगर आप अमेरिका में देखिए, जिस तरीके से ट्रम्प के सपोर्टर भी इसी तरह के लोग आपको मिलेंगे। फार राइट वहाँ के भी हैं, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट भी हैं, और उसके अलावा अलग अलग इनके जो ग्रुप्स हैं इसके अंदर वो नजर आते हैं ट्रम्प के साथ भी। तो ये एक पूरा यूरोप अमेरिका में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब जानने की कोशिश करेंगे कारण क्या है। कारण बहुत से हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के चलते हुए हुआ ये कि उनकी इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो गई। वहां पे जितनी मेजर इंडस्ट्रीज थी, वो लोगों ने सब शिफ्ट कर दी डेवलपिंग नेशन में, इंडिया, चाइना और बहुत सी जगह पे, साउथ कोरिया, वियतनाम, बहुत से देश, थाईलैंड, फिर लैटिन अमेरिका में, क्योंकि यहाँ पे लेबर सस्ता था और इन जगहों के ऊपर लेबर सस्ता होने की वजह से इन लोगों ने ऐसा किया। अब
वहां के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट काफी है, अंडर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। जॉब तो मिल जाती है लेकिन ऑड जॉब्स होती हैं। मैंने 2-3 साल पहले अमेरिका में और कनाडा में मैंने बहुत लोगों से बातचीत की। सब यही कहते थे कि हम लोग जो है प्राउड वर्कर, ब्लू कॉलर वर्कर थे, हम लोग नौकरी करते थे, हम लोग को 3 से 5,000 डॉलर पर मंथ मिलता था, हमारे पास मकान था, गाड़ियां होती थी, हम 1 महीना घूमने जाते थे यूरोप या एशिया में, अफ्रीका। अब उनके पास ये है कि बस किसी सूरत से मैनेज कर रहे हैं और जॉब्स करते हैं। आपको शहर के शहर में जो इंडस्ट्रियल टाउन थे बिल्कुल बर्बाद, घोस्ट टाउन्स हो चुके हैं। सब जगह ये हुआ, जिसके चलते जॉब्स की कमी हुई। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ने तो खूब पैसे कमा रही हैं क्योंकि उनको सस्ता लेबर मिल रहा है, लेकिन ये कि वो जनता वहां पे और वो गवर्नमेंट को जो टैक्सेस के रूप में भी थोड़ा बहुत पहुंचता रहता है उनके पास, वो तो ठीक बात है। और ये था कि इन लोग का एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था कि हम लोग केवल हाई नेट वर्थ प्रोडक्ट बनाएंगे, बाकी सब प्रोडक्ट दूसरी जगह पे जाएंगे, यानी डिफेंस सेक्टर के, टेक्नोलॉजी सेक्टर के और इस तरह के बहुत से सेक्टर्स हैं। बैंकिंग में जोर दिया जाएगा, इस तरह के काफी सेक्टर। मगर ये कि जो इंडस्ट्री थी जिसके अंदर एक सबसे बड़ा एक मिडिल क्लास सोसाइटी अमेरिका की जो बनाए हुए था, वर्कर्स की वजह से बनी हुई थी, वर्कर को बहुत सैलरीज मिलती थी, मिनिमम वेज जितनी भी हो लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसको पर आवर मिलता था, और वो सब बातें अब नजर नहीं आती अमेरिका में। इसी के चलते हुए लोन बढ़ता गया, फिर हमने देखा टॉक्सिक लोन हो गया एक जमाने में, क्योंकि लोग मकान खरीद रहे थे और जिसके पास पैसा भी नहीं था, सब प्राइम लोग भी मकान खरीद रहे थे, बेच रहे थे, और वो एकदम से बबल बस्ट हुआ। फिर उसके अलावा ये था इराक वार, अफगानिस्तान वार, इन दोनों जगह लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका के खर्च हुए, हासिल उसूल कुछ नहीं हुआ। इन्हीं ने सोचा था कि ग्रेटर कंट्रोल हो जाएगा तेल के ऊपर और अमेरिकन ऑयल कंपनी सब का बहुत फायदा होगा और उनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे रिकंस्ट्रक्शन के, ये सब कुछ नजर नहीं आता। ईरान के कंटेनमेंट इतने साल से चल रहा है, उससे भी कुछ नहीं मिला। इस तरह जहां जहां कंटेनमेंट और रिजीम चेंज की पॉलिसी है वहां कुछ। यूक्रेन वार है कि खत्म होने का नाम नहीं मिल रहा। अमेरिका के और पश्चिमी देशों के कमजोर होने, इसका असर अफ्रीका और एशिया के भी कुछ देशों पे पड़ा, खासतौर से इराक, अफगानिस्तान, फिर उसके अलावा सीरिया जहाँ पे डिस्टेबलाइज हो गई है गवर्नमेंट, और उसके डिस्टेबलाइजेशन में अमेरिकन का काफी बड़ा रोल है, यूरोप का भी रोल है। इराक में भी यही किया इन लोगों ने। तो प्लस अफ्रीका में चाहे नाइजर, बहुत सी जगहें हैं जहाँ से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं यूरोप की तरफ, और लैटिन अमेरिका से अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। बहुत से अफ्रीकन भी लैटिन अमेरिका जाते हैं, भी वहां से जाने की कोशिश करते हैं अमेरिका की। लाखों लोग मार्च कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ पीपल हैव माइग्रेटेड। ये जो जितनी फार राइट पार्टीज हैं, इनकी डिमांड है कि माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि हम निकाल बाहर कर देंगे। और दूसरा, इनको इस्लामोफोबिया, मुसलमानों से बहुत नफरत इनके दिलों में बैठी हुई है, उनके खिलाफ ये बहुत है कि उनको भी खाली करो। सवाल, और तीसरे ये है कि एंटीसेमिटिज्म ज्यूज के भी खिलाफ है बहुत से इसमें ग्रुप। हालांकि ज्यूज बहुत पावरफुल ग्रुप है, उसका तो मैं नहीं समझता, वो कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं इनके साथ। लेकिन ये है कि बहुत सी जगह पे एंटीसेमिटिज्म अमेरिका के भी अंदर बढ़ रही है। और फिर खासतौर से जो इस समय जंग चल रही है हमास पैलेस्टाइन के अंदर, हमास को लेके गाजा पट्टी वाली, उससे और ज्यादा लोग नाराज हो गए हैं। उससे तो लेफ्ट और सेंट्रिस्ट भी बहुत ज्यादा नाराज नजर आते हैं। ये चंद चीजें हैं जिसकी वजह से होते हैं। इकोनॉमी वीक हो गई है, रिसेशन 2008 का आया तो था, उससे इकोनॉमी बाहर हुई, लेकिन वो स्ट्रेंथ इकोनॉमी की नहीं आ रही है। जो इन्फ्लेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, कम घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है। चीजें, हर चीज, एसेंशियल कमोडिटीज बहुत महंगी हो गई हैं, और सैलरीज उस तरह की रही नहीं जैसे कि पहले मिलती थी। इन लोग का सोचना यह है कि इमिग्रेंट और मुसलमानों को हटा देंगे तो सब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये जितने भी होते हैं इस तरह के ग्रुप, यही सोचते हैं कि इनको हटा दो तो हमको जॉब मिल जाएगी।
हालांकि इनके हटाने से जॉब नहीं मिलेगी और इनके बगैर ये मुल्क चल भी नहीं सकते। पॉपुलेशन कम है और उनको जरूरत रहती है बाहर के लोगों की। अमेरिका मिलियंस ऑफ पीपल वहां जाते हैं, उनको ऑब्जॉर्व कर लेता है। जर्मनी में जब ये सीरिया से बड़ी संख्या में लोग जा रहे थे तो रेलवे स्टेशन पे रिक्रूट कर रहे थे उन लोगों को, जाके तो बहुत से तो उसमें बहुत ज्यादा स्किल भी नहीं थे और लैंग्वेज भी नहीं जानते थे। कंपनीज उनको हायर कर रही थी क्योंकि सस्ता लेबर मिल रहा था और उनको बाद में ट्रेन करके उनसे काम ले रही थी और लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी। ये दूसरी चीज ये है कि ये जितनी भी इस तरह की पार्टीज हैं ये बेइंतहा अथॉरिटेरियन होती है। फार राइट ग्रुप या राइटिस्ट जो होते हैं जितने, ये बहुत हर चीज ये प्रेशर फोर्स के जरिए अप्लाई करना चाहते हैं। सिंपल बात, मुसलमानों को हटाओ, इनको हटाओ। मिलियंस में है मुसलमान वहां। अफ्रीका, फ्रेंच अफ्रीका से पता नहीं कितने लाखों लोग गए हैं। टर्की के से पता नहीं क्या मिलियन, 5-6 मिलियन होंगे टर्क्स जो जर्मनी में है। पिछले 100 साल से जा रहे हैं। क्या स्किल लेबर और वर्कर का काम करते हैं। मोरक्को से जो गए थे वर्कर, वो आज भी वर्कर ही है, उसी तरह मीनियल जॉब वगैरह वो करते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाए। और एक कारण टेंशन का ये भी है मुल्क के अंदर, माइग्रेंट में भी टेंशन है इनके खिलाफ, बहुत सी जगह नजर आता है। और ये फ्रेंच बोलते हैं, ये दो लोग जर्मन बोलते हैं, टर्क्स इंग्लैंड में जो गए हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, 3rd-4th जनरेशन के हैं बच्चे, वो पूरे उसमें अडॉप्ट हो चुके हैं इसके अंदर। क्योंकि एशिया से जो लोग जाते हैं, अफ्रीका से जाते हैं, ये ओल्ड सिविलाइजेशन के पार्ट है। ये आसानी से दूसरी सिविलाइजेशन को जो उनसे कम है उनको वो कम समझते हैं सिविलाइज्ड, कंपेयर टू जिनकी हजारों साल की सभ्यता है, इंडिया हो या इजिप्ट हो या नाइल वैली जिसे हम लोग कहते हैं, या बाबिलोन, समारिया, ये बहुत प्राउड लोग हैं अफ्रीका में और एशिया के अंदर। जापान हो या चाइना, यहाँ से जाने वाला इसके अपने कल्चर को छोड़ने पर आसानी होती है क्योंकि बहुत मैच्योर कल्चर है, धार्मिक लोग हैं, रूटेड हैं अपने सभ्यता के अंदर। तो ये एक समस्या इनके सामने। अब ये किस तरह से करेंगे ये नहीं समझ में आ रहा, इसलिए ये समस्या कम नहीं होने वाली, इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ती जाएगी। देखिए ह्यूज एक्सपेंडिचर है, 2 बार का फंडिंग करनी पड़ रही है। यूक्रेन की वार खत्म नहीं हो रही, वो एक और दर्जा ऊपर चली गई है। अब नए उनको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, पीजीएम्स यानी प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स और दुनिया भर के F-16, F-15 फाइटर बॉम्बर्स वगैरह सब दिए जा रहे हैं ताकि वो रशिया के अंदर जाके बॉम्बिंग करें। अरे भाई, रशिया में भी जाके बॉम्बिंग करेंगे तो भी वो नहीं जीत पाएंगे। रशिया बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है। रशिया के अंदर नेशनलिज्म बहुत डीप रूटेड है। इन सब चीजों को देखते हुए आने वाला वक्त मैं समझता हूँ कि वहाँ पे यूरोप के में जो खासतौर से माइग्रेंट या यहाँ से गए हैं काफी दिनों से, उनके लिए काफी मुश्किलें भी पैदा कर सकता है, जिससे कि ये फीलिंग बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं लेगा। और यूरोप के अंदर कोई लिबरल क्रिस्मेटिक लीडर नजर नहीं आता कि जो लोगों को समझा सके और बात कर सके। मैं समझता हूँ यूरोप अमेरिका के अंदर आखिरी बड़ा लीडर जो था वो बराक ओबामा था, या जर्मनी की एंगेला मर्केल चांसलर थी। ये 2 बहुत बड़े लीडर्स थे। अब ये दोनों रिटायर हो चुके हैं और वहां पे रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स में नहीं आते, बात भी नहीं करते, और इनके बाद कोई नया लीडर साइड से इमर्ज होता हुआ नजर नहीं आता। मैक्रोन हो, ये सब जितने भी हैं ये सब कंप्रोमाइज कर लेते हैं, ये हवा को नहीं बदल सकते। ये चंद कारण थे जो मैंने बताया। और माइग्रेशन भी लगातार बढ़ता जाएगा। ये माइग्रेशन बढ़ने का भी काज, एक तो फ्रांस के अंदर तो फ्रेंच कॉलोनीज जो है सब सहारा की, जहाँ पे साहिल रीजन की, जहाँ के ऊपर इन्हीं इतना एक्सप्लाइट किया, आज़ादी तो दे दी लेकिन वहाँ के अंदर इन्हीं ने पपेट गवर्नमेंट बढ़ा के, जहाँ के अंदर तेल, गैस, यूरेनियम, इतने नेचुरल रिसोर्सेज हमको ऐसा एक्सप्लाइट कर रहे हैं। वहाँ की जनता बहुत पुअर है और फायदा उसका अगर हो रहा है तो
फ्रांस को हो रहा है। इसी तरह से दूसरे देशों ने भी अपनी अपनी फॉर्मर कॉलोनीज में किया है, या अमेरिका जो इन सब का लीडर है उसकी भी नीति मोरलेस इसी तरह की बहुत सी जगहों पे रही है। इसलिए ये समस्या बढ़ती भी है। आज के इस हम पॉडकास्ट में इतनी बात करेंगे। जल्दी ही एक नया पॉडकास्ट आपके लिए लेके आएंगे। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।